नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल लंग कैंसर 72,000 से ज्यादा इसके मामले सामने आते हैं, जबकि 67,000 लोगों की हर साल इस बीमारी से मौत हो जाती है। लंग कैंसर की एक बड़ी वजह है स्मोकिंग और तंबाकू। इसके अलावा दम घुटू, वायु प्रदूषण भी इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लंग कैंसर के खतरे कैसे हैं, इसके लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसकी जो केयर है क्या वो सबको सुलभ है, क्योंकि इसका थीम इस बार यही रखा गया है, इसलिए इसकी केयर पर भी और उसकी सुलभता पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इससे बचने के उपाय क्या हैं, कब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको तुरंत अपना चेकअप करा लेना चाहिए, ताकि हजारों लोग जो हर साल मौत के मुंह में समा जाते हैं उन्हें बचाया जा सके। खास मेहमान होंगे मेरे साथ, पहले देखिए ये रिपोर्ट। कैंसर अपने आप में घातक बीमारी है, उसमें भी हाल के साल में लंग कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं। क्या आपको पता है कि लंग कैंसर के करीब 75 से 80% मामलों की वजह स्मोकिंग और तंबाकू है, जबकि 20 से 25% मामलों में वायु प्रदूषण, पारिवारिक इतिहास, जहरीले केमिकल, रेडिएशन थेरेपी वजह हो सकती है। लंग यानी सांस लेने की प्रक्रिया का मुख्य अंग, जब यही अंग कैंसर की चपेट में आ जाए तो सोचिए क्या होगा। दरअसल जब किसी के फेफड़े की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, ऐसी स्थिति पहले ट्यूमर का रूप लेती है, फिर कैंसर में तब्दील हो जाती है। रोगी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लंग कैंसर में सर्वाधिक 2 प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसमें नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर सबसे आम है। लंग कैंसर के 80% मामले इसी से संबंधित होते हैं। इसका इलाज कुछ हद तक आसान होता है। वही स्मॉल सेल लंग कैंसर के मामले भले ही कम होते हैं, लेकिन ये ज्यादा घातक होते हैं। देश में लंग कैंसर के हर साल 72,000 से अधिक मामले सामने आते हैं। WHO की माने तो साल 2020 में देश में इससे मरने वालों की संख्या 67,000 से अधिक थी। सभी प्रकार के कैंसर के कुल मामलों में लंग कैंसर की हिस्सेदारी करीब 6% है। वही सभी प्रकार के कैंसर से होने वाली मौत में लंग कैंसर से मरने वालों की संख्या 8% से अधिक की है। अब लंग कैंसर के लक्षणों की बात करें तो शुरुआती चरण में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। इसके लक्षण तब नजर आते हैं जब बीमारी गंभीर हो जाती है। मुख्य तौर पर 4 संकेतों के जरिए लंग कैंसर की स्थिति को भांपा जा सकता है। एक तो लंबे समय तक बने रहने वाली खांसी जो ठीक न हो रही हो, दूसरी सीने में दर्द और खून वाली खांसी का होना, तीसरा सांस फूलना और सांस लेते वक्त घरघराहट की आवाज आना, और चौथा लक्षण आवाज में बदलाव यानी आवाज में भारीपन के साथ कर्कश हो जाना। अगर ये लक्षण दिखते हैं तो तत्काल डॉक्टर से मिलना चाहिए। लंग कैंसर के खतरे से बचना है तो सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का और तंबाकू के सेवन से बचना होगा। साथ ही वायु प्रदूषण और जहरीले रसायनों के संपर्क में आने से भी बचना होगा। कल कारखाने का धुआं भी फेफड़ों को बीमार करने का काम करता है। ऐसे में कामगारों को इसके खतरे को समझना होगा। वहीं लो डोज कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी LDCT स्कैन के जरिए इस बीमारी का पता चलाया जा सकता है। ये कुछ एहतियात है जो लंग कैंसर के खतरे से दूर रखने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर सलभ अरोड़ा का, जो कि जाने माने लंग कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अरोड़ा, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ है डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संतोष आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट डे है लंग कैंसर के प्रति अवेयरनेस की, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है सर? एक ज़माना था जब अलग अलग प्रकार के कैंसर्स को देखकर लोग डर जाते थे, बीमारियों को छुपाने की कोशिश करते थे। उसके पीछे वजह ये भी थी कि अगर बीमारी का पता लग गया या डिटेक्शन हो गया तो घर बार बिकने की नौबत आ जाएगी, इस तरह की ख्यालात थे। थोड़ा सिचुएशन तो बदली है, लेकिन पर्टिकुलरली लंग कैंसर के मामले में जागरूकता किस स्तर की है और क्या होना चाहिए? तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। और लंग कैंसर की जो हमारे देश में अभी भी एक समस्या है कि बहुत लोग अपने लक्षण को लेकर जागरूक नहीं हैं, और आज भी हमारे देश में लगभग 80% मरीज जो हैं वो 3rd या 4th स्टेज में ही अपना डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो आपने ऑलरेडी बताया जिन लक्षणों पर उनको ख्याल रखना चाहिए, और मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल आपको अपने लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर खांसी है लंबे समय से, या उसमें ब्लड आ रहा है, या आपको सांस में दिक्कत है, तो समय से जरूर उसकी जांच करानी चाहिए। और अब इलाज संभव है। अगर स्टेज 3 स्टेज 4 लंग कैंसर भी है
तो अराउंड आधे मरीज जो हैं वो सामान्य जीवन पर वापस लौट सकते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। तो अब यह इतनी भयावह बीमारी नहीं रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, बीमारी भयावह नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल कैंसर को भी देखेंगे तो अब कई तरह के इलाज हैं, लेकिन की क्या है? की है अर्ली डिटेक्शन। आज भी स्थिति यह है कि अप्रॉक्सीमेटली 8.1% ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स इन कंट्री में जो लंग कैंसर का योगदान है वो 8.1% का है। इसमें भी अगर आप देखेंगे एक जो थोड़ा परेशान करने वाला आंकड़ा भी है, और डॉक्टर संतोष के पास मैं जाना चाहूँगा इस आंकड़े के साथ। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी भी बताया कि 5 years सर्वाइवल रेट जो है वो लंग कैंसर इन इंडिया का वो अपेक्षाकृत कम है। सिर्फ 15% पेशेंट्स ही 5 साल से ज़्यादा जी पाते हैं डायग्नोसिस के बाद, यानी कि लास्ट स्टेज में आ रहे हैं, जब बहुत देर हो जा रही है तब आ रहे हैं। डॉक्टर संतोष, ये आंकड़े कितना चिंताजनक हैं और अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या करना होगा? देखिए, हमारे देश में जहाँ तक लंग कैंसर का सवाल है, अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% पेशेंट्स स्टेज 4 डिजीज में आते हैं। और ये लेट डिटेक्शन की जो सबसे मेन वजह है वो है कि शुरुआती दौर में लोग पेशेंट्स अपने जो सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, आसपास बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के नॉर्मल सा ट्रीटमेंट लेते हैं। और एक बार को वो किसी फिजिशियन के पास पहुंच भी गए, होता क्या है कि नॉर्मल सा एक्सरे कराया जाता है और उसमें दिखता है कि फेफड़े में एक पैच सा दिख रहा है। ज़्यादातर फिजिशियन से मान लेते हैं कि ये टीबी की बीमारी है, क्योंकि हमारे देश में टीबी फेफड़े की बहुत बड़ी बीमारी है, सदियों से रही है, अभी भी है। इस तरह से होता क्या है कि शुरुआत के 3-4 महीने वो टीबी का इलाज लेने में निकाल देते हैं। इस दौरान उनकी जो बीमारी प्रॉपर तरीके से केयर करी जा सकती थी, ट्रीट करी जा सकती थी, वो एडवांस होकर स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच जाती है। और जब पेशेंट इतनी एडवांस स्टेज में आता है तो सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने में, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में ये कह लीजिए कि 15 दिन से 1 महीने और लग जाते हैं। इस दौरान डिजीज़ इतनी एडवांस हो जाती है कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम लोग कई बार ऑफर नहीं कर पाते हैं। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लंग कैंसर के मरीज़ में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि 10 से 15% लोगों को ही ऑफर कर पा रहे हैं। बाकी के साथ पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी देते हैं या इम्यूनोथेरेपी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एब्सोल्युटली सर। तो ये स्थिति है जो लेट जब डिटेक्शन होता है या देर से जब जागकर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, और या फिर इलाज जो है वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर की किसी गलतफहमी की वजह से हो जाए कि साहब टीबी तो नहीं है या दूसरी तरह की बीमारी नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है लेट। जैसा कि हम कह रहे हैं बार बार कि अब कैंसर जो है अब इतना खतरनाक ऐसी बीमारी नहीं रही कि डॉक्टर जतिन सरीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी आईवी हॉस्पिटल के। डॉक्टर सरीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जैसा हम कह रहे हैं कि अब वो मौत का पर्याय नहीं रहा कैंसर, बशर्ते आपका अर्ली डिटेक्शन हो जाए। डॉक्टर सरीन, कहाँ पे चूक हो रही हैं भारत में लंग कैंसर को लेकर? इग्नोरेंस के लेवल पे, पॉलिसीज के लेवल पर थोड़ा अपना अनुभव बताएं सर। देखिए, लंग कैंसर को लेकर क्या बाकी कैंसर को लेकर भी जो है चूक, जो सबसे पहले तो प्रिवेंशन में ये हो रही है कि कुछ मॉडिफाइबल कारण हैं जो हम एक आम आदमी के हाथ में है, जैसे कि टोबैको, स्मोकिंग जिसको कहते हैं, वो 70% ऑफ लंग कैंसर का कारण है। उसके हिसाब से पॉलिसीज़ भी बहुत बनी हैं, टैक्सेशंस भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी एडिक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लोग क्विट नहीं कर पाते। लंग कैंसर के मामले में जो बड़ा चिंताजनक कारण अब जो उभर के आ रहा है वो है एयर पोल्यूशन का, जिसको हम चाहकर भी कम नहीं कर पा रहे, और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 30 से 40% इंक्रीज़ हुआ है लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में, जो कि इतना कॉमन नहीं होता था। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लंग कैंसर के जो सिम्टम हैं
वो और कई अन्य लंग से रिलेटेड बीमारियों से मेल खाते हैं, जिनको लोग एक आम बीमारी की तरह एक लोकल प्रैक्टिशनर या केमिस्ट के पास जाके दवाई ले लेते हैं। जैसे कफ सिरप ले ली, चेस्ट पेन हो रही है तो पेन की दवाई ले ली, और कई लोगों में ऐसा होता है कि ड्राई कफ चली जा रही है, सांस की दिक्कत चली जा रही है। चेस्ट एक्सरे में कई बार ये लंग कैंसर नहीं पकड़ में आता। इसके लिए बेस्ट मोडालिटी अगर जल्दी पकड़ना है तो लो डोज सीटी है, जो कि एक आम जनता में अभी भी कई लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। सो अगर कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं कि अगर चेस्ट एक्सरे में कोई भी डाउट होता है तो एक लो डोज सीटी तो उस पेशेंट का जो इन सिम्टम्स के साथ है और जो इसमें ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं वो करवा सके। एब्सोल्युटली। तो ये हैं वो कदम जो आप उठा सकते हैं समय रहते। डॉक्टर अरोड़ा, अब मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कहा स्मोकिंग, अब मैं पॉलिसी लेवल पर नहीं आऊँगा अभी, क्योंकि अभी दूसरा मैं अभी प्रदूषण पे भी नहीं आऊँगा, क्योंकि दो चीज़ें हमारे हाथ में है नहीं, एक आम आदमी के हाथ में नहीं है कम से कम, क्योंकि सरकार किस रूप में सोच रही है, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, इस पे समय भी लगता है। दूसरा कि भाई वायु प्रदूषण कब खत्म होगा, कैसे होगा, किस ज्योग्राफिकल कंडीशन में हमें रहना पड़ जाए, ये हम नहीं जानते। लेकिन स्मोकिंग तो हमारे हाथ में है, टोबैको यूज़ तो हमारे हाथ में है। थोड़ा बताएं सर कि जो स्मोकर्स ये सोचते हैं कि साहब डिनायल मोड में रहते हैं कि साहब हाँ ठीक है, एक सच्चाई तो है लंग कैंसर, लेकिन मुझे नहीं होगा, उनको आप क्या कहेंगे? तो देखिए, ये एक बहुत अहम बात आपने करी कि ज़्यादातर लोग डिनायल में रहते हैं। उनको लगता है कि सब सिगरेट पी रहे हैं और किसी को नहीं हो रहा है, या बताते हैं कि मेरा रिश्तेदार था उसने इतना पिया उसको नहीं हुआ। तो जो आपका रिस्क है, ऐसा नहीं है कि बिना सिगरेट पीने वालों में लंग कैंसर नहीं होता, लेकिन मैं मरीजों को ऐसे समझाता हूँ कि वहाँ 1000 में से किसी एक को होता है और यहाँ 1000 में से लगभग 100 लोगों को लंग कैंसर होगा। तो आपका जो रिस्क है वो कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको होगा ही निश्चित है, बट जो चीज आपके हाथ में है, आपके जीन्स आपके हाथ में नहीं है, पर्यावरण का प्रदूषण आपके हाथ में नहीं है। और एक गलत फहमी जो लोगों में होती है कि सिगरेट बीड़ी के सेवन से सिर्फ लंग कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में 16-17 तरह के अलग अलग कैंसर हैं। ब्लड कैंसर है, मुंह का कैंसर है, जो कि स्मोकिंग रिलेटेड है। तो आई थिंक जो अगर हम सिर्फ स्मोकिंग पे कंट्रोल कर लें तो अराउंड 80% ऑफ आवर लंग कैंसर बर्डन जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर आपको डायग्नोज हो चुका है उसके बाद भी इट इज नेवर टू लेट टू स्टॉप। कुछ लोग कहते हैं अब तो हो गया, अब तो मैं सिगरेट पी ही लूं, बट उसके बाद भी देखा गया है कि ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं बेहतर हैं अगर आप डायग्नोसिस के बाद भी सिगरेट छोड़ देते हैं तो। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और जितने लोग भी स्मोकिंग करते हैं और डिनायल मोड में रहते हैं कि उनको साहब कुछ नहीं होगा, वो प्लीज़ डॉक्टर साहब की ये बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। डॉक्टर संतोष कुमार, अब मैं ज़रा उन लोगों पे भी आता हूँ जो कहते हैं साहब हम पीते तो हैं लेकिन उतनी थोड़ा ना पीते कि कैंसर हो जाएगा, कभी कभी ले लेते हैं या दिन में एक सिगरेट ले ली, थोड़ा उनके लिए भी कुछ मार्गदर्शन दें सर। देखिए, टोबैको एब्यूज किसी भी अमाउंट में डेंजरस है, किसी भी अमाउंट में हैजार्डस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने सिगरेट या कितनी टोबैको पर डे कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कैंसर होगा, और कितना ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा होगा। रिस्क बढ़ जाता है ज़्यादा स्मोक करने से, ज़्यादा टोबैको यूज करने से। लेकिन कुछ लोगों की जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि अगर वो कम भी स्मोकिंग कर रहे हैं या पैसे भी स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर वो जेनेटिकली वीक हैं, उनके अंदर ऐसे चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं जो कार्सिनोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, कैंसर बनने को प्रमोट करते हैं, तो एक स्मॉल अमाउंट में भी टोबैको एब्यूज, स्मोकिंग जो है वो कैंसर का कारण बन सकती है। एब्सोल्युटली, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है जो सर ने कहा, वो है पैसिव स्मोकिंग। हमने रेगुलर स्मोकर्स की बात करी, ओकेजनल स्मोकर्स की बात करी, लेकिन पैसिव स्मोकर्स तो हम में से हर कोई भी हो सकता है। आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं, आप सिगरेट पीने वालों के बीच में रहते हैं, आते जाते आपके आसपास स्मोकिंग हो रही है, आपको खतरा है। इसलिए किसी भी रूप में स्मोकिंग को, टोबैको को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, ना इग्नोर किया जा सकता। तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे पर आज हम फेफड़ों के कैंसर के प्रति थोड़ा सा जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को लगेगा ये रस्म अदायगी और बड़ा बुकिश सा सब्जेक्ट हो गया है, बड़ा निबंधात्मक हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हज़ारों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। जैसा हमने आपको डेटा बताया, हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि कैसे दुनिया में लाखों लोग हर साल
लंग कैंसर की वजह से दम तोड़ देते हैं। भारत में तो स्थिति ये है, जो सबको गौर करनी चाहिए वो ये कि भारत में 80 से 85% लोग जो डॉक्टर्स के पास आते हैं लंग कैंसर के लक्षणों को लेकर, वो बहुत देर कर चुके होते हैं, लास्ट स्टेज तक आते हैं। और इसीलिए जो कैंसर सर्वाइवल रेट है, मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा जीने के जो रेट हैं वो बहुत कम है। सिर्फ 15% लोग ही अगर डायग्नोस हो गया तो 5 साल से ज़्यादा जी पाते हैं। इसलिए अर्ली डिटेक्शन, जल्दी लक्षणों को पहचानना, सही इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर जतिन सरीन, आपके पास मैं आना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें सर, इसके इलाज को लेकर जो एडवांसमेंट, जो टेक्निक्स आ गई हैं वो किस तरह की हैं, और अलग अलग स्टेजेस में कितना खर्चा आ सकता है और कितना सुलभ इलाज हुआ है लंग कैंसर के मामले में। देखिए, कैंसर के इलाज के लिए 3 पद्धतियां आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। एक है सर्जरी, एक है रेडिएशन थेरेपी, और तीसरी है कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। जो अर्ली स्टेज लंग कैंसर है उसमें ज़्यादातर रोल सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी का होता है, लेकिन उसके बावजूद इनमें जब बीमारी वापस आ रही थी तो कीमोथेरेपी के आने के हिसाब से इसमें सर्वाइवल में इजाफा हुआ है। तो स्टेज 1 और 2 लंग कैंसर में करीब 70% सर्वाइवल 5 साल में हम करा सकते हैं। अब इन दोनों पद्धतियों में एडवांसमेंट आ गई हैं। सर्जरी आजकल थोरैकोस्कोपिक या लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन से जिसे कहते हैं वो हो जाती है, और रेडिएशन भी आजकल इतनी सटीक रेडिएशन आ गई है कि जिसकी वजह से जो आसपास का लंग है वो रेडिएट नहीं होता, और हम एक अच्छी डोज एक पर्टिकुलर एरिया को हम दे सकते हैं। इसको SBRT भी कहा जाता है। फिर इन तकनीकों का कॉम्बिनेशन करके, और सबसे इम्पोर्टेंट है कीमोथेरेपी, जो कि आपके फैले हुए कैंसर में काम आती है। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि लंग कैंसर को, स्पेशली एडिनोकार्सिनोमा जो कि आजकल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसमें आजकल इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, इतना स्टडी हो चुका है कि कुछ ऐसे टारगेट आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिसके हिसाब से कैंसर बना है। तो उसके अगेंस्ट टारगेटेड थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, गोलियों के रूप में अवेलेबल है, और कई बारी हमें मरीज़ को कीमोथेरेपी वगैरह नहीं देनी पड़ती। ओके। तो इन टारगेटेड थेरेपी से इवन चौथी स्टेज का कैंसर बहुत लंबे टाइम तक हम मरीज को इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इवन चौथी स्टेज के कैंसर में हम काफ़ी लंबा जीवन दे सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर। ये उम्मीद की किरण भी है कि अब ऐसे एडवांसमेंट्स आ चुके हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी में कि 4th स्टेज के लंग कैंसर को भी एक दीर्घकालिक रूप में ट्रीट किया जा सकता है और अफोर्डेबल भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए सर आपका। डॉक्टर सलभ अरोड़ा के पास मैं आऊँगा। डॉक्टर सलभ, क्योंकि अब इस बार की थीम जो है वर्ल्ड लंग कैंसर डे की, वो यही है कि क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। अब अभी भी हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड है, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में है। थोड़ा बढ़ तो रही हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और एक इशू जो बार बार जिसका मैं जिक्र भी कर रहा हूँ वो अफोर्डेबिलिटी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट का है। तो एक तो लिमिटेड एक्सेस रूरल एरियाज़ में सर्विसेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबिलिटी, ये मुझे लगता है कि केयर गैप को बढ़ाते हैं। तो इस मोर्चे पर कैसे काम कर सकते हैं सर? सो आई थिंक जैसा कि अभी डॉक्टर सरीन ने भी बताया कि अब क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो अब क्लोज द केयर गैप की स्टेज पर हम आ गए हैं, जहां पर हमें बस इन सर्विसेज को अब गांव-गांव में पहुंचाना है। तो एक तो आई थिंक एक एक्सरे बहुत इजीली अवेलेबल टेक्निक है, हालांकि बहुत सेंसिटिव नहीं है। अगर आप स्मोकर हैं तो 50 से 80 की उम्र के बीच अगर आप साल में एक बार लो डोज CT स्कैन करा लेते हैं, जो कि आजकल हर गांव में, शहर में उपलब्ध है,
तो इस तकनीक से आप अपने कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात ट्रीटमेंट पे अगर हम आते हैं, तो गवर्नमेंट की कुछ हेल्थ केयर को लेकर के अच्छी पॉलिसीज आई हैं जिनका मुझे लगता है बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। जैसे आयुष्मान भारत में कीमोथेरेपीज हैं, इवन टारगेटेड थेरेपीज अब आयुष्मान भारत स्कीम में उपलब्ध हैं। तो जो कुछ कमजोर तबके का इंसान था जो अभी तक इन सबको अवेल नहीं कर पा रहा था, वो अब अवेलेबल ग्रेजुअली मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों में हो पा रहा है। एंड ज्यादातर लोग जो है अब इसको लेकर के जागरूक हो रहे हैं कि हमें ये कैंसर के अंदर जो टारगेटेड टेस्टिंग है वो करानी चाहिए, क्योंकि उससे इलाज बहुत सरल हो जाता है। एंड जो नकारात्मक नजरिया था कैंसर को लेकर के, वो अब धीरे धीरे छोटे शहरों में, कस्बों में भी पहुंच रहा है कि अब इतना नकारात्मक रहने की आवश्यकता नहीं है। एब्सोल्युटली, ये नकारात्मक रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहली बात, ऐसी परिस्थितियां ही उत्पन्न न होने दें कि आपको कैंसर होने की आशंकाएं बढ़ें। स्मोकिंग से दूर रहें, टोबैको से दूर रहें, वायु प्रदूषण से दूर रहें। बाकी जो दूसरा, अगर हो भी गया, लक्षण दिख रहे हैं, उनको छिपाएं नहीं, जाएं डॉक्टर के पास, अर्ली डिटेक्शन लें, और जैसा सर ने कहा, जो ट्रीटमेंट्स हैं, अर्ली डिटेक्शन के जो टूल्स हैं, उन्हें अपनाएं। तीसरा, अगर हो भी गया, किसी भी स्टेज में अगर हो गया, तो भी इलाज से हिचकिचाएं नहीं, इलाज सुलभ है, घबराएं नहीं। तो ये सारी चीज़ों में अगर आप सकारात्मकता रहेंगे तो इसमें सबका भला होगा, इसमें आपका, आपके परिवार का, और एज अ नेशन जो केयर गैप हमारा जो क्लोज होगा, वो सबका भला होगा उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि एज ग्रुप का क्या लेना देना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, सब खासतौर से यंगस्टर्स सोचते हैं कि साहब अभी तो हमने ज़िंदगी के मज़े लेने शुरू किए हैं, स्मोकिंग अभी तो शुरू ही की है, 2-4 साल स्मोक करेंगे फिर छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, हमें नहीं होगा। ये लंग कैंसर वगैरह जो है, ये फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां, ये तो बुजुर्गों में होती हैं, बड़ों में होती हैं। तो क्या एज का आपके लंग कैंसर से कोई रिलेशन है सर? लंग कैंसर का एज से डेफिनेटली रिलेशन है। जब तुम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वी हैव बीन ट्रेन्ड दैट लंग कैंसर इज ए डिजीज ऑफ ओल्ड एजेस। लेकिन अभी ऐसा देखा गया है कि लंग कैंसर 50 साल से कम की एज में, लगभग 40% लंग कैंसर 50 साल से कम एज के लोगों में पाए जा रहे हैं। ये आंकड़ा आज के 20 साल 30 साल पहले लगभग 80% लंग कैंसर के पेशेंट्स 60 साल से ऊपर के होते थे। पर ये जो एज गैप था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कहने का मतलब लंग कैंसर अब कम एज में भी डिटेक्ट हो रहा है। उसकी वजह दोनों ही हो सकती है। स्मोकिंग हैबिट्स लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो एयर पोल्यूशन है जो हमारे कंट्रोल में कुछ हद तक नहीं है, उसकी वजह से भी लंग कैंसर कम एज में स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो दिस शुड बी एन आई ओपनिंग फॉर दोज जो सोचते हैं कि साहब यंग एज में तो कैंसर नहीं होगा। और बिल्कुल बीच में सही कहा था हमारे एक पैनलिस्ट ने कि सिर्फ एक ही प्रकार के कैंसर नहीं, नाना प्रकार के कैंसर, 16-17 प्रकार के जो कैंसर हैं, उसमें से कोई भी कैंसर आपको होने की संभावना, आशंका अर्ली एज में भी हो सकती है। इसलिए अपनी एज को ये मानकर कि साहब आपको एक वरदान मिला हुआ है आयु का कि आपको कम उम्र में बीमारी नहीं छुएगी, कृपया इस भ्रांति से बाहर निकलें। उम्मीद करते हैं कि आज का शो उन लोगों के लिए जो संवेदनशील हैं लंग कैंसर के लिए, उनके लिए भी काम आएगा, उनके आस पड़ोस मित्र परिचितों के लिए भी काम आएगा, जिनको हो चुका है उनके लिए भी काम आएगा, और जिनको हम बचा सकते हैं, जो बहुत बड़ी आबादी है हमारे यंगस्टर्स की, उन सब के लिए काम आएगा। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सलाह अरोड़ा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर जतिन सरीन, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।